मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने शारदीय नवरात्र के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। नवरात्र पर्व पर जारी संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का यह पर्व हमें मातृशक्ति की उपासना और सम्मान की प्रेरणा देता है। समाज में नारी के महत्व को प्रदर्शित करने वाला यह पर्व भारतीय संस्कृति की महान परंपरा का भी प्रतीक है। राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की। इस दौरान उनके बीच प्रदेश के विभिन्न विकास योजनाओं और समसामयिक विषयों के साथ ही दिसंबर महीने में होने वाले उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के सफल आयोजन के लिए की जा रही तैयारियों समेत प्रदेश के विकास से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुमाऊं दौरे को लेकर बेशक कांग्रेस के बड़े नेता असफल करार दे रहे हों, लेकिन दूसरी तरफ पार्टी के कुछ नेता पीएम मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी का हाथ जोड़कर आभार जता रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड के धारचूला से कांग्रेसी विधायक हरीश धामी ने पीएम मोदी के सीमांत इलाके के दौरे के लिए आभार जताया। कांग्रेसी विधायक हरीश धामी ने जारी वीडियो में कहा कि पीएम मोदी के आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम आने से क्षेत्र का विकास होगा। कांग्रेस विधायक हरीश धामी की ओर से जारी वीडियो में उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के सीमांत इलाके में आने से धारचूला ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड के पर्यटन को गति मिलेगी। यही नहीं, सीमांत इलाके के रुके विकास कार्य भी जल्द से पूरे होंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि आपने दूरस्थ क्षेत्र हमारा जो है आदि कैलाश और गुंजी जैसे क्षेत्र का भ्रमण किया, जिससे निश्चित तौर पर केवल धारचूला विधानसभा को ही नहीं पूरे उत्तराखंड को पर्यटन की दृष्टि से बहुत ज्यादा जो है इसका फायदा मिलेगा और जो वहां पर विकास कार्य रुके हैं वो विकास कार्य भी तत्काल प्रभाव से शुरू होंगे। उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अपने समस्त विधानसभा क्षेत्र धारचूला की ओर से, और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सेलाकुई सिडकुल में इन दिनों बड़ा घोटाला देखने को मिल रहा है। सिडकुल ने एक ही कंपनी को अपनी पार्किंग, ग्रीन पार्क और कार्यालय की भूमि और भी अन्य प्लॉट दिए हैं, जबकि अन्य कंपनियों के मालिक इस पर कड़ा विवाद खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। सभी कंपनी ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया न अपनाने पर सवाल खड़े कर रही है। उन्होंने सिडकुल में बड़ा गोलमाल होने का आरोप लगाया है। नियम से मैंने जो देखा है आय के, इससे पहले आवंटन हुआ था उन लोगों को, और जो आवंटन हुआ था तो उस आवंटन में मैंने भी दिखवाया कि भाई जो लोगों को, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी बड़ा है और आगे बढ़ा है, तो वो आवंटन जो हुआ तो वो एक नियम के अनुसार ही, मतलब मैंने अभी तक जो मैंने अभी पता किया कि नियम के विरुद्ध ऐसा कुछ नहीं हुआ। नियम अनुसार जो बीड लगी है, जो भी हुआ, उनको वो आवंटन दिया गया है। लेकिन ऐसा भी है कि हमें ये नहीं है कि जो लोग इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं, एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, उनको भी हम पूरा जो भी हमारे यहाँ जितने भी इंडस्ट्रियाँ हैं, मानो वो अगर इंडस्ट्री नहीं लगा रहे हैं, उनको हम कह रहे हैं कि आप यार इंडस्ट्री लगाए, नहीं लगाए तो आप इसको खाली करिए। जो नए इन्वेस्टर होंगे तो उनको हम जो है कि पहली प्राथमिकता देंगे, और जो नया हमारे छरबा का जो क्षेत्र अब डेवलप हो रहा है, जो हमारे कुछ चिन्हित क्षेत्र हैं, लगभग पूरा हो गया है, प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उसमें सिर्फ जो है कि आवंटन होना है। आवंटन की प्रक्रिया जैसे होगी तो यहाँ के जो इंडस्ट्री वाले हैं हमारे उत्तराखंड के या बाहर के, तो जो यहाँ पर एक्सपेंशन करना चाहेंगे उनको हम पूरे प्राथमिकता देने की कोशिश करेंगे कि वो अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लंबे समय से रह रहे हैं, उनको भी पूरी सरकार जो है उनको प्राथमिकता देगी। और जो बाहर से भी इंडस्ट्री वाले लोग आएंगे, क्योंकि देहरादून में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कई क्षेत्र चिन्हित है, लेकिन उसमें क्या है कि हर क्षेत्र में इतनी जगह तो है नहीं। देहरादून में ऐसी स्थिति हो गई कि कहीं पर आपको 10 बीघा मिल रहा, कहीं पर 5 बीघा मिल रहा। कई बड़े बड़े इन्वेस्टर है जिनको कम से कम 50 एकड़ जमीन चाहिए, 20 एकड़ जमीन चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अगर हर जगह हम इंडस्ट्री नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पर दून वैली एक्ट का है, कोर्ट का मामला है, जहाँ पर इंडस्ट्री जितने भी ऐसे रेट कैटेगरी के होंगे तो यहाँ पर नहीं लग सकती है। जो देहरादून डीएम सोनिका ने शहर में संचालित हो रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने इन्वेस्टर समिट के चलते शहर में हो रहे निर्माण कार्य और सौंदर्यीकरण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। जिलाधिकारी ने स्मार्ट सिटी परियोजना लिमिटेड के कार्यों का भी जायजा लिया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि निर्माण कार्य को तेज गति से पूर्ण करते हुए नाले निर्माण और सड़क चौड़ीकरण किया जाए। साथ ही अतिक्रमण को चिन्हित करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय के पौड़ी परिसर में छात्र संघ चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। यहां अध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी ऋतिक असवाल ने बाजी मारकर एनएसयूआई और एबीवीपी के प्रत्याशियों को करारी शिकस्त दी है। छात्र संघ चुनाव के परिणाम आने के बाद विजयी हुए प्रत्याशियों ने जीत का जश्न मनाया। छात्र संघ चुनाव में आर्यन छात्र संगठन से उपाध्यक्ष पद पर रोहित कुमार और सचिव पद पर ऋतिक रावत समेत छात्रा प्रतिनिधि पद पर खुशी ने निर्विरोध ही जीत हासिल की है। निरंतर 6 सालों से लगातार मैं इस परिसर में छात्र छात्राओं के बीच रहा हूँ और छात्रों की समस्या से बखूबी वाकिफ हूँ, जिसका मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द उन समस्याओं को निपटारा किया जाए। और हमारे परिसर में जितनी भी समस्या है, चाहे वो फैकल्टी को लेके है, चाहे बस संबंधित है, जैसे कि हमने अपने मांग में पहले भी बताया था जिस दिन हमारा नॉमिनेशन हुआ था, जो वादे हमने छात्र छात्राओं से किए हैं वो हम शीघ्र पूरे करने की कोशिश करेंगे। प्रेसिडेंट में ऋतिक सिंह असवाल जीते हैं और वाइस प्रेसिडेंट रोहित कुमार ये अनअपोज्ड हुए हैं। सेक्रेटरी में ऋतिक रावत हैं, ये भी अनअपोज्ड हुए हैं और जॉइंट सेक्रेटरी में देव कुमार विजयी हुए हैं और ट्रेजरर में लविश नेगी विजयी हुए हैं और जो हमारा विश्वविद्यालय प्रतिनिधि जो यूनिवर्सिटी के यूआर होते हैं, यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव, उसमें विनय रावत विजयी हुए। मसूरी में माल रोड स्थित एक डिस्पेंसरी को तोड़े जाने का विरोध किया गया और मौके पर सभासद गीता कुमाई के नेतृत्व में कई लोग धरने पर बैठ गए। बता दें कि नगर पालिका परिषद मसूरी की ओर से बोर्ड बैठक में माल रोड स्थित जर्जर हो चुकी एक डिस्पेंसरी को तोड़ने का प्रस्ताव पारित किया गया। हालांकि बैठक के दौरान कई सभासदों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन इसके बावजूद डिस्पेंसरी को रातों रात तोड़ दिया गया, जिसका नगर पालिका परिषद सभासद गीता कुमाई और शहर के विभिन्न लोगों ने विरोध किया और घटनास्थल पर कई लोग धरने पर बैठ गए। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि अगर हम बात करें लाइब्रेरी से लेके सिविल हॉस्पिटल तक हमारे पास स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पे ना तो कोई डिस्पेंसरी है और ना ही कोई अन्य स्वास्थ्य सुविधा है। तो यहाँ पे एक क्लिनिक था, डॉक्टर मधुसूदन गर्ग जी उस क्लिनिक को देखते थे, जहाँ पे फंक्शनल एक्टिविटीज़ हो रही थी, पेशेंट्स को देखा जाता था, छोटी मोटी बीमारी के लिए उनका इलाज होता था और वो नियमित रूप से वो चल रहा था। लेकिन आप सबको पता, बोर्ड में एक घुमा फिरा के गलत प्रस्ताव लाया गया और पूरी बोर्ड ने उस पर मोहर लगा के उसे पास कर दिया। और रातों रात मेरा कहना ये था कि अगर आपको लगता है आप बोर्ड कोई निर्णय ले भी रही है तो उसके लिए रातों रात चोरों की तरह ऐसी कार्रवाई करने की क्या ज़रूरत थी कि आपने रात को जेसीबी चलाई और तोड़ दिया। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उस समय साथ में नहीं था, ना ही अधिशासी अधिकारी महोदय थे, ना ही बिजली विभाग वाले थे, ना ही जल संस्थान वाले थे। तो इस तरीके से अवैध तरीके से चोरों के तरीकों से अगर आप रात को आके कोई कार्रवाई करते हो तो इसका मतलब साफ है कि आपकी गलत मंशा है। और आप देख सकते हैं पीछे एक होटल बन रहा है, उस मेरी जानकारी के अनुसार ये एक भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया, बहुत बड़े भ्रष्टाचार को, जिसमें कि उनकी एंट्रेंस को खोलने के लिए इसे बोटल नेक का नाम देके तोड़ा गया, जबकि ये बोटल नेक सिर्फ उस होटल के लिए ही था। कायदे से अगर बोटल नेक की हम बात करें तो बोटल नेक या तो लाइब्रेरी पे है या पिक्चर पैलेस पे है, ये तो बोटल नेक है ही नहीं। तो मेरा मानना यह है कि हमें स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ानी चाहिए प्रत्येक वार्ड में, ना कि उन्हें नष्ट करना चाहिए, ना कि उन्हें खत्म करना चाहिए। अगर डॉक्टर मधुसूदन गर्ग जी इसको चलाने में सक्षम नहीं थे तो मैंने बोर्ड बैठक में भी कहा था मैं अपने निजी संसाधनों से डॉक्टर लेके आऊँगी, एक बनी बनाई बिल्डिंग को नष्ट ना किया जाए और यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएँ सुचारू रूप से चलाई जाएंगी निःशुल्क रूप से। लेकिन अध्यक्ष जी ने अपनी मनमानी को इसे खड़े होकर अपने चेले चपाटों के साथ इसे तुड़वा दिया, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। आपका स्वागत है कि आप इस मौके पर पहुंचे हैं। हम जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, मेरा सिर्फ एक सवाल है कि अगर जब ये पुराने ज़माने से चली हुई आ रही है, एक डिस्पेंसरी यहाँ पर है, पूरे विश्व में ये लोग घूमते हैं, अगर विश्व में अगर घूम नहीं पा रहे हैं तो सोशल मीडिया पर हम लोग देखते हैं, ये लोग भी देखते होंगे कि यहाँ मसूरी की जन समस्याओं को देखते हुए यहाँ की जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, यहाँ के जो जितने भी गरीब परिवार है या अमीर परिवार है, उनके बच्चों का यहाँ पर ट्रीटमेंट चलता था बड़े अच्छे खासा। इन लोगों ने रातों रात इस डिस्पेंसरी को तोड़ दिया। मतलब क्या यह चोरी चल रही है या डकैतियां डल रही है? किसी व्यक्तिगत आदमी के फायदे के लिए नगर पालिका परिषद साथ में मिलकर उनका जो दल बल वहाँ पर जो अभी इस टाइम की जो वहाँ पर कमेटी बनी हुई है, ये किस प्रकार की कार्रवाई कर रही है? बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। और अभी एसडीएम साहब ने अभी यहाँ पर आए थे, उन्होंने बताया कि इन लोगों ने एक विधेयक पारित किया वहाँ पर। ऐसा कैसा विधेयक है यहाँ पर? मतलब यहाँ से हॉस्पिटल उड़ा दो आप लोग, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ावा पूरा नगर पालिका। इस प्रकार की कार्रवाई बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोग एसडीएम कार्यालय गए थे, वहाँ पर एक ज्ञापन दिया है कि इन्होंने कैमलबैग रोड पे एक हमारा एक सेंट मैरीज हॉस्पिटल है, इनको 3 साल पहले इन लोगों ने ये बंद कर दिया। ठीक है, बार बार हम लोगों ने यहाँ के जो लोग हैं
बार बार शासन प्रशासन को और सरकार को ये चेताया गया कि भैया इस हॉस्पिटल को खोल दो, यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो रही है। लोग हॉस्पिटल जाने के लिए सिविल हॉस्पिटल नहीं जा सकते बार बार। ये मसूरी एक विश्वविख्यात क्षेत्र है, यहाँ लोग दुनिया भर के लोग घूमने के लिए आते हैं। मसूरी के वाइनबर्ग एलन स्कूल में 132वें स्पोर्ट्स डे पर स्कूली छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस मौके पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के लगभग 650 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर स्कूल के प्रधानाचार्य एल टांडेल ने बताया कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं। साथ ही अनुशासन में भी स्कूली बच्चे अव्वल हैं और खेलों में भी आज अपनी प्रतिभा का हुनर दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल के खेल प्रशिक्षक का विशेष योगदान रहता है। बच्चे तो उसमें कम से कम 600-650 भाग ले रहे हैं। स्पोर्ट्स डे हमारा 132वां है ये, सिर्फ एथलेटिक्स के लिए। वैसे तो बाकी सब स्पोर्ट्स होते हैं, लेकिन ये एक खास दिन होता है वाइनबर्ग आइलैंड के लिए। और 132 बार हो चुका है। हमारे पूरे इतिहास में कम से कम 2-3 बार ऐसे हैं जो नहीं हुआ है। एक तो मंडल कमीशन था, लेकिन ऐसे तो ये होता ही रहा हर साल यहाँ पे। तो सारे बच्चे भाग लेते हैं, या मार्च पास्ट हो चाहे दूसरे इवेंट हो, और बच्चे तो बहुत खुश होते ही। ऐसे स्टाफ बहुत मेहनत करती है, इसमें से चंपा हैं, बाकी भी हैं। लेकिन एक हमारे लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं स्कूल में, चाहे फुटबॉल, हॉकी हो, बहुत सारे नाटक होते हैं, लेकिन एक ख़ास दिन पक्का ये स्पोर्ट्स डे ही है यहाँ पे। और ऐसे एक ही नहीं है, ये 3 होते हैं। जूनियर स्कूल में हो चुका है 1 हफ्ते पहले। जूनियर स्कूल में वहाँ पे वो कक्षा 1 से 6 तक के लिए है। ये सीनियर स्कूल के लिए है, और 30 तारीख को शायद इंटर स्कूल स्पोर्ट्स डे भी होगा, जिसमें कम से कम 20-22 स्कूल आएंगे यहाँ पे। बहुत उत्साह है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है जो आप देख भी रहे होंगे कि डिसिप्लिन बहुत अच्छा है बच्चों का। वो खुश रहते हैं, दूसरे के भी चेयर करते हैं। ये नहीं कि खुद ही जीत रहे हैं, मतलब कि वो सबको सपोर्ट करते हैं वहाँ पे, और खुश तो है ही है वहाँ पे। उत्तराखंड में मानसून की विदाई के बाद अब पोस्ट मानसून सीजन में उत्तराखंड में 15 अक्टूबर से पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखने को मिलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने 15, 16 और 17 अक्टूबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। उन्होंने बताया कि 15 अक्टूबर की शाम से मैदानी इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ी इलाकों में ओलावृष्टि हो सकती है। 16 अक्टूबर को हल्की से मध्यम बारिश होगी। 3 दिनों में इस दिन पीक रहेगा। 4 धाम इलाकों में तापमान में तेजी से गिरावट आएगी। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतते हुए तैयारी के साथ यात्रा करने की अपील की गई है। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली के 3500 मीटर वाले ऊंचाई इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। 15 तारीख से देखेंगे अक्टूबर की, तो जो एक पश्चिमी विक्षोभ है वो आ रहा है। उसकी वजह से 15, 16, 17 में मौसम की कुछ गतिविधियां उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। तो 15 को अगर बात करें तो रात शाम से जो है हल्की बारिश, और हायर रीचेज में जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उनमें बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। इसी तरह 16 को बात करें तो हल्की से मध्यम तक जो बारिश और बर्फबारी वो 16 को भी अनेक जगहों तक में देखने को मिलेगी। और 17 में जो एक्टिविटी वो कम हो जाएगी, कुछ जगहों तक में हल्की वर्षा और बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। तो जहाँ तक बर्फबारी की बात है, तो जो हमारे अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, तो इनकी जो प्लेसेस है 3500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। अन्य जगहों में जो है हल्की वर्षा, या 16 तारीख के हल्की से मध्यम तक की वर्षा वो देखने को मिलेगी। तो 15 शाम रात से जो है मौसम में बदलाव आ रहा है, और ये 17 की शाम तक ये एक्टिविटी रहने वाली है। तो पीक जो है 16 तारीख को आप कह सकते हैं कि जो हल्की से मध्यम उस दिन वो रहेगी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने रविवार को शारदीय नवरात्र के प्रथम दिवस पर जेएमएस रोड स्थित कुर्मांचल भवन में अपने पिता स्वर्गीय श्याम दत्त जोशी की स्मृति में निर्मित दुर्गा मंदिर में पहुंचकर शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर विशेष पूजा अर्चना कर मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेशवासियों को प्रथम नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए सुख समृद्धि की भी कामना की।